अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 1। ये हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको इंग्लिश 101 की मिड टर्म और फाइनल टर्म के जो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारे लेक्चर्स जो हैं वो इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो विदाउट टाइम ज़ाया किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंग्लिश 101 का जो लेक्चर होता है ना, ये बिल्कुल बच्चों जैसा पेपर होता है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सर पे इतना सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका बहुत मुश्किल होता है। वो देखने में सारा मुश्किल लगता है, लेकिन होता ये बहुत ज़्यादा ईजी है। बच्चों जैसा पेपर होता है। इसमें कॉलम्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, सिनोनिम्स वगैरह आते हैं, और पैराग्राफ दिया होता है। जैसे छोटी क्लास में बच्चों को देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, उसमें से जवाब लगाने होते हैं। इसमें ये होता है, पैराग्राफ दिया होता है और उसमें से आपको ना मेन आइडिया जो होता है ना वो बताना होता है कि इस लाइन में जो है वो मेन आइडिया ये है, या फिर कोई पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें से बतानी होती है, और नीचे ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं कि ये जो लाइन है वो इस फलां पैराग्राफ में आई है कि नहीं। ठीक है, वो हम पैराग्राफ पढ़ के तो सिंपली जवाब दे सकते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हमें बताया गया कि डिक्शनरी क्या है। तो डिक्शनरी की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिक्शनरी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ना सिर्फ हमें किसी भी लैंग्वेजेस के, किसी भी ज़ुबान के लफ्ज़ों का रिकॉर्ड मिलता है, बल्कि वो हमें ये भी बताते हैं कि वहाँ के लोग जो होते हैं, जिन्होंने डिक्शनरी के अंदर वो जो लोग होते हैं, जिनके फॉरेनर्स जो होते हैं, वो उस लफ्ज़ को कैसे अदा करते हैं। ठीक है, क्या करती है डिक्शनरी, हमें मुख्तलिफ लैंग्वेज के लफ्ज़ों का मीनिंग बताती है। ना सिर्फ मीनिंग बताती है, बल्कि उसके स्पेलिंग भी बताती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन बताती है, डेफिनेशन बताती है, एक्सप्लेनेशन बताती है, और ये भी बताती है कि इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस लफ्ज़ों के यूजेस जो है ना, वो इसमें यहाँ पर 9 यूजेस हैं। आपको इसमें से याद करना होगा। याद नहीं, आपने कॉन्सेप्ट लेना होता है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से यूजेस जो हैं वो 9 यूजेस हैं। Spelling, pronunciation, part of speech, origin of words, meaning, explanation, usage or restriction, labels, synonyms and antonyms, foreign words and phrases, general information। ठीक है, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। आपको इनकी नंबरिंग भी आनी चाहिए कि कितने यूजेस है डिक्शनरी के। 9 यूजेस है। ठीक है, और इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्पेलिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्पेलिंग क्या होते हैं। ये MCQs जो था वो इस मरतबा 2025 में एक आया था MCQs के। मैनी स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग। मिड टर्म में ये आया था कि बच्चों को क्या चीज़ें कंफ्यूज करती है, स्पेलिंग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी लफ्ज़ के अंदर कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ होता है तो उसके जो लेटर्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्पेलिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैनी, ये क्या है, एक पूरा प्रॉपर वर्ड है, लेकिन इसके लेटर्स क्या है, MANY। ठीक है, ये लेटर्स जो है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको एक्सरसाइज दी जाती है कि इसमें स्पेलिंग के बारे में आपको बताया कि देखिए, जैसे डज द डिक्शनरी से एनीथिंग अबाउट द स्पेलिंग ह्यूमर और रूमर, यानी स्पेलिंग बताया ना, स्पेलिंग इनके सेम है, एच और आर का डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है किसी भी अल्फाज की अदायगी, कि उसको जो है वो कैसे अदा किया जाता है। ठीक है, कि आप उस अल्फाज को कैसे अदा करते हैं, यानी लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव जो होता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। उसके डिक्शनरी के अंदर बाकायदा सिंबल्स लिखे हुए होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में या कुछ ना ई वगैरह, मतलब इस तरह के सिंबल्स होते हैं वो, तो वो बताते हैं आपको कि कैसे कोई लफ्ज़ जो होता है वो प्रोनाउंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता है आपको डिक्शनरी के अंदर जो होता है ना, कोई भी लफ्ज़ का ये ना सिर्फ उसके मीनिंग को बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि वो जो मीनिंग है, वो जो लफ्ज़ है वो क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, और अगर वर्ब है तो ट्रांसिशन है, इंट्रांसिटिव है, जो भी है। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, यानी इनके बारे में वो हमें डिक्शनरी जो होगी वो क्या करेगी, बता देगी। नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स होते हैं कि कुछ डिक्शनरी के अंदर, सब में नहीं होता, ये होता है कि कुछ डिक्शनरी के अंदर वो हमें ये भी बताती है कि ये फलां वर्ड जो है वो किस फलां लफ्ज़ से निकला है, क्योंकि कोई ना कोई लफ्ज़ जो होता है वो किसी न किसी ज़ुबान से तो निकला होता है ना। ठीक है, किसी न किसी दूसरे लफ्ज़ से ड्राइव हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो होती है ओरिजिन ऑफ वर्ड हमें क्या बताती है, डेरिवेशन के बारे में बताती है कि ये लफ्ज़ जो है वो फलां जगह से ड्राइव किया गया, उससे निकला है, उससे वजूद में आया। नेक्स्ट है 5 यूजेस है इसका कि मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऑफ वर्ड। एक डिक्शनरी हमें मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन बताती है। ठीक है,
मीनिंग मतलब किसी भी लफ्ज़ के अल्फाज मीनिंग के बारे में बताती है, एक्सप्लेनेशन बताती है कि उस अल्फाज को, अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा मीनिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अ, इसमें एक लफ्ज़ एक ही होता है लेकिन इसके इतने ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं, इतने ज़्यादा इसके मीनिंग्स होते हैं और वो हमें बाकायदा उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताती है कि ये वाला लफ्ज़ जो होता है वो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये वाला लफ्ज़ यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको इसके बारे में क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देती है और ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन देती है बल्कि उसके नीचे ना हमें वो भी दे देती है, एक एग्जाम्पल भी दे देती है, ठीक है। तो ये था इसका 5 वाला यूज़। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है, ये आप ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया ना इसमें भी वही है, जैसे कि ये एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ पर मीनिंग जो है, मीनिंग एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक लफ्ज़ जो होता है उसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि दी बॉयज़ बॉय लाइक टू प्ले ऑन दी हार्ड कोर्ट, हाँ, यहाँ पर जो बॉयज़ जो है वो प्ले आया है यहाँ पर जो प्ले है वो क्या है, खेलना, ठीक है। दूसरा है कि आमना विल प्ले दी स्टार इन दी कॉन्सर्ट, यहाँ पर वो क्या कर रही है, आमना सितार जो है वो प्ले कर रही है, यहाँ पर प्ले जो है वो बजाना बजाना वाले में आया, ठीक है। द प्ले प्रोड्यूस्ड बाय द आर्ट क्लब वाज अ सक्सेस, यहाँ पर जो प्ले है वो क्या है, वो किरदार है, कोई ड्रामा है, किसी ड्रामे की वगैरह स्टोरी है, ठीक है। इट वाज अ क्लेवर प्ले दैट वॉन द फुटबॉल गेम, अब यहाँ पर होता है चालाकी से खेलना, ये देखिए यहाँ पर जो प्ले है वो है तो सब में सेम, स्पेलिंग इनके सेम है, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। तो यही उन्होंने ऊपर बताया था। नेक्स्ट आगे 6 यूजेज रिस्ट्रिक्शंस और लेबल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डिक्शनरी के अंदर हमें ये बताया जाता है कि ये जो लफ्ज़ है इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं ना, यूजेज होती हैं कि ये अमेरिकन में यूज़ होता है, ब्रिटिश में यूज़ होता है, फॉर्मल में यूज़ होता है, इनफॉर्मल में यूज़ होता है, कलोकियल में यूज़ होता है, मतलब इस प्लूरल में यूज़ होता है, पोइट्रिकल वे में यूज़ होता है, स्लैंग में यूज़ होता है। यानी कलोकियल होता है ऐसे अल्फाज जो एक मुद्दत तक इस्तेमाल होते हैं किसी भी इलाके में ना, एक मुद्दत तक इस्तेमाल होते हैं लेकिन बाद में फिर वो क्या होता है, वो इस्तेमाल वो होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। बहुत रेयर उनका जो इस्तेमाल होता है ना वो होता है, ठीक है। प्लूरल में आपको पता है जमा के लिए यूज़ होता है, पोएटिक में या फिर ये शायराना तौर पर इस्तेमाल होते हैं। स्लैंग होता है जो हम आम अल्फाज में ऐसे हंसी मजाक में बात करते हैं ना, तो वो होती है स्लैंग। ओके, अ डिक्शनरी विल टेल यू द यूसेज ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, इडियम या प्रोवर्ब, ये हमें क्या करते हैं, ये किसी लफ्ज़ों के कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है, मुहावरे के बारे में भी बताता है, ठीक है। डिक्शनरी जो होती है, ये आगे एक्सरसाइज है, या एक्सरसाइज जो है वो आपने कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका यूज़ जो है वो 7 यूज़ है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कि जो हमारे पास जो है ये डिक्शनरी जो होती है वो हमें सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड्स के बारे में भी बताती है। सिनोनिम्स होती हैं उसके अल्फाज के माना, ठीक है, उसके जो वर्ड एक अल्फाज है ना उसके मीनिंग जो होता है ना वो होता है सिनोनिम्स, और उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होता है ना मुतजाद जिसको हम कहते हैं वो होता है एंटोनियम्स, और वो उसके बारे में भी हमें बताता है। नेक्स्ट इसका 8 यूज़ है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। डिक्शनरी क्या करती है, ना सिर्फ हमें इसके बारे में बताती है बल्कि हमें ये भी बताती है कि ये जो लफ्ज़ है मतलब फॉरेन जो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा जुमले जो है या मुहावरे जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, तो उसके बारे में भी डिक्शनरी हमें बताती है कि ये फ़लाँ जो लफ्ज़ है वो बाहर के मुल्क में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट है 9 वाला, इसका यूज़ है जनरल इन्फॉर्मेशन के हमारे पास जो डिक्शनरी है सारी डिक्शनरी नहीं करती है, कुछ डिक्शनरीज़ होती हैं, ठीक है। हर एक में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ डिक्शनरीज़ होती हैं जिसमें ना जनरल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। जनरल इन्फॉर्मेशन होता है कि उसमें हमें इम्पोर्टेंट पर्सनस के नाम दिए जाते हैं किसी भी कंट्री के, यानी इंपॉर्टेंट प्रॉपर नाउन जो होती है ना, जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं उनके बारे में। जनरल का मतलब क्या है, यही आम मालूमात जो होती है, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट जो मालूमात है ना, रैंडमली कोई भी मालूमात हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट के मतलब वो हमें क्या कर देती है, मालूमात दे देती है, जैसा कि इंपॉर्टेंट पर्सन, प्लेसेस, कंट्री, नेशनैलिटीज़ और लिस्टेड आइदर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। इस तरह की हमें क्या करती है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि डिक्शनरी को यूज़ कैसे करना है। डिक्शनरी के अच्छा, आपको डिक्शनरी को यूज़ करना आना चाहिए। ऐसे नहीं करते कि हम एक वर्ड जो है ना, अगर हमें किसी एक लफ्ज़ का मीनिंग हमने उसको ढूँढना है तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह तो नहीं करेंगे कि सारी उस लफ्ज़ को सारी डिक्शनरी पढ़ेंगे और फिर ढूँढेंगे, नहीं। उसके लिए एक ऑर्डर होता है, किसी भी लफ्ज़ को डिक्शनरी के अंदर तलाश करने के लिए एक ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर को हम कैसे करते हैं, 3 तरीके में होता है, ठीक है।
3 ऑर्डर होते हैं इसमें। हम जब पहला लफ्ज़ कोई भी हमारे पास कोई भी लफ्ज़ है, जब हम उसको पहले तलाश करते हैं तो हम उसका पहला वर्ड देखते हैं लफ्ज़ का, ठीक है? और डिक्शनरी के अंदर जैसे कि एक लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ है जो ए है, तो हम क्या करेंगे, उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हम क्या करेंगे, उसको सर्च करना शुरू कर देंगे, ठीक है? ए वाले जितनी भी लाइनें होंगी हम उसको देख लेंगे, ठीक है? अगर ए वाले जो है वो इस तरह होता है कि अगर हमें ए एक में ना मिले, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे वाले वर्ड पे मूव करते हैं। जैसे ए के बाद हम दूसरे सेकंड लेटर ए के बाद नेक्स्ट ऑर्डर होगा ना अल्फ़ाबेटिक का, हम वो उस पे मूव करेंगे, ठीक है? और अगर सेकंड भी ना हो तो फिर हम थर्ड में मूव करेंगे, ठीक है? जैसे डबल ए, ट्रिपल ए, ठीक है? इस तरह हम ना जाके तो डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। ये आप एक मरतबा डिक्शनरी यूज़ करके देखना, आपको समझ आ जाएगी कि आप कैसे यूज़ करते हो। नेक्स्ट है फाइंडिंग वर्ड क्विकली। फाइंडिंग वर्ड क्विकली, अच्छा इसमें क्या होता है कि आपको अगर आपने कोई लफ्ज़ जो होता है डिक्शनरी के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी ढूंढना होता है, तो उसके लिए ना हमारे पास होते हैं गाइड वर्ड होते हैं। गाइड वर्ड जो होते हैं ना वो बेसिकली गाइड वर्ड किनको कहते हैं, द वर्ड इन हैवी टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। द वर्ड इन हैवी टाइप या बोल्ड फेस आर द गाइड वर्ड्स, ठीक है? ये आया हुआ था मिड टर्म में, फिर से मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द वर्ड इन हैवी टाइप या बोल्ड फेस आर द गाइड वर्ड्स, ठीक है? ये गाइड वर्ड्स क्या होती है, अगर जैसा कि आपके डिक्शनरी का बिलफर्ज आपका डिक्शनरी के लेफ्ट पेज के ऊपर उसका जो लेफ्ट कॉर्नर होगा ना, उसके ऊपर एक लफ्ज़ दिया जाएगा जो कि उस पेज के उस पेज का पहला लफ्ज़ होगा और लास्ट वाला लफ्ज़ होगा, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी कि ये वाला जो लफ्ज़ है ना इस पेज पर इस जैसे लफ्ज़ जो है ना उसके मतलब इन्फॉर्मेशन मौजूद है। फिर हम उसके बारे में सर्च कर देते हैं, ठीक है, कि फलां वर्ड जो है वो इसके नज़दीक है कि नहीं। और इसी तरह राइट पेज पर, लेफ्ट वाला तो बता देना कि लेफ्ट वाले पेज पर लेफ्ट वाले कॉर्नर पर लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ होता है उस लफ्ज़ उस पेज के अंदर जो मौजूद होता है, ठीक है? और राइट साइड पर राइट वाले कॉर्नर के ऊपर लिखा एक बोल्ड फेस, बोल्ड में ना मोटा करके ना एक लफ्ज़ लिखा गया होता है जिसके बारे में बताया जाता है कि इस जैसे लफ्ज़ के जैसे ना नीचे लफ्ज़ मौजूद है, ठीक है? अच्छा ये रिकैप है, रिकैप ये जो ऊपर आपको बताया गया है ना, ये उसी के बारे में ना नीचे रिकैप एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आप इनको सॉल्व करना। रेवन एंड कमिंग ऑफ डे लाइट, अच्छा ये स्टोरी है, आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल के हैं तो आपको इनको आना चाहिए। बेसिकली एक स्टोरी है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आप, क्योंकि आपको एज इट इज़ तो आती नहीं है, ठीक है? आपको एज इट इज़ स्टोरी, यही स्टोरी बिल्कुल नहीं आती, बल्कि कुछ छोटा सा पैराग्राफ होता है। एक एमसीक्यूज़ तो आना होता है, एमसीक्यूज़ में आप इतना ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ तो नहीं ना देंगे, वो ज़ाहिर है छोटा सा पैराग्राफ देंगे। और इसमें आपने स्टोरी को क्या करना होता है, स्टोरी में आपने बेसिकली बस एक मेन आइडिया जो है ना वो हाईलाइट करना होता है, आपने बताना होता है कि ये मेन आइडिया, ठीक है? और जैसे कि मैंने कहा था ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो आप एक पैराग्राफ भी दे सकते हैं वो, और उस पैराग्राफ के मुतालिक नीचे ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा कि आया कि ये बात जो है वो इस पैराग्राफ में हुई है कि नहीं, अगर हुई होगी तो फिर ट्रू, अगर नहीं हुई तो फिर एफ फॉल्स। यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टी इफ इट इज़ ट्रू और एफ इफ इट इज़ फॉल्स, ठीक है? आपने ऊपर वाली स्टोरी जो है उसको रीड करना है और देखना है कि ये जो इन्होंने बताया गया है इसमें से कौन कौन से ट्रू एंड कौन कौन से फॉल्स है, ठीक है? इस तरह ही आपने करना है, स्टोरी को रीड करना है, उसमें से मेन आइडिया जो है ना वो देखना है, मेन पॉइंट। इसमें भी यही है, ये भी नेक्स्ट आगे स्टोरी हुई है, इसमें भी आपने क्या करना है, आपने मेन आइडिया देखना है और ट्रू फॉल्स वगैरह देखना और देखना कि ये स्टोरी क्यों लिखी गई थी। और अब यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर नंबर 1। तो ये थी लेक्चर नंबर ENG 101 का लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और अगर आपको इस लेसन की समझ आई है तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि हम मज़ीद जो है ना वो इस तरह के लेक्चर्स जो अपलोड कर सकें। आपको ये ENG 101 की मिड टर्म और प्रॉपर और फाइनल टर्म की जो होगी ना वो प्रॉपर फाइल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये हैंड्स आउट है, आपने इसको ही देख लेना। इसमें से जो स्पेलिंग वाला एरिया वो इम्पोर्टेंट है, गाइड वर्ड वाला एरिया भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं ना इसमें आपने हैंड्स आउट में सारा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और आपने क्या करना होता है, सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी होती है। और ये इसका ENG 101 का पेपर तो इतना आसान होता है ना कि आपने बस क्या करना होता है, सिंपली आपने बस एक मरतबा आप वीडियो को देख लेना तो आपका पेपर उसी वक्त हल हो जाता है। इतना ईजी वो पेपर होता है, बच्चों वाला पेपर होता है। बस सिनोनिम्स जो होते हैं ना वो आपको आ जाते हैं कुछ, क्योंकि इतने ज़्यादा सिनोनिम्स तो इस किताब में है नहीं जितने ज़्यादा उन्होंने देने होते हैं। ज़्यादा तो नहीं, मतलब ये कि बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन बस यही आपकी डिफ़िकल्ट होती है सिनोनिम्स से, बाकी सारे आपके ईज़ी होते हैं, ठीक है?
تو یہ تھا آج کا لیکچر نمبر 1 ENG 101 کا۔ امید آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔